हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि एमसीक्यूज वगैरह जो होगा वो स्टडी नोट खत्म होने के बाद कराऊंगा। बट वो पिछले चैप्टर के लिए था सर। इस चैप्टर के एमसीक्यू सिर्फ इसी चैप्टर में भेज है, पर जो पिछले चैप्टर के एमसीक्यू है वो पूरा स्टडी नोट नंबर 1 पे भेज है। हमारे सीएमए फाउंडेशन का जो स्टडी नोट नंबर 1 है ना, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है, वो पूरा भेज है। दोस्तों मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार स्टडी नोट नंबर 1 जो मैंने स्टार्ट कराया था आपका। जबकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है ये देखो ना, स्टडी नोट नंबर 1। तो कम से कम 1 2 3 चैप्टर जब तक नहीं आएंगे आपको, तब तक इस पहला वाला कॉन्सेप्ट पहले वाले के एमसीक्यू नहीं हो पाएंगे। तो इसके जो एमसीक्यू है ये चैप्टर तक खत्म होने के बाद कराऊंगा, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसके एमसीक्यू हो जाएंगे। इसके जो एमसीक्यू देखो, ये चैप्टर खत्म करा दिया मैंने, डीपली जाकर डिपेंडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, बढ़िया से। ठीक है भाई, तो मैं आपको एमसीक्यू इस चैप्टर के कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इस चैप्टर के मैं आज करा देता हूँ। और इस चैप्टर के एमसीक्यू, जब ये चैप्टर बहुत बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट हो गया ना, खत्म होने का नाम ही नहीं देगा, इतना बड़ा चैप्टर है। इसके चैप्टर के मैंने काफी कुछ करा दिया। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे मुझे क्या क्या बताना है। ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू करा रहा हूँ। इस चैप्टर के पेंडिंग है, मुझे याद है और मैं 100% कराऊंगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के एमसीक्यू और इस चैप्टर के एमसीक्यू साथ ही करा दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर के एमसीक्यू हमने करने बैठे थे पर नहीं हुआ था, तो वो प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। चलो पहले तो मैं आज की क्लास के अंदर पहला चैप्टर नंबर 2 जो स्टडी नोट नंबर 2 है हमारा, वो मैं करा देता हूँ। स्टडी नोट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर जो आपको रहता है एमसीक्यू, ये रहा मेरा दोस्तों एमसीक्यू रहा। तो इसको मैं करा देता हूँ आपको, और आज की क्लास में चैप्टर को हम फिनिश कर देते हैं स्टडी मैथ के अकॉर्डिंग। और देखो मैंने हमेशा कराया है कि हर चैप्टर के बाद, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चैप्टर के बाद अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिले तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिए कि सर इस चैप्टर के बाद एमसीक्यू नहीं, आप ये करा दीजिए मुझे। ठीक है, हाँ इस चैप्टर को छोड़कर पहले वाले को तो बाद में कराऊंगा। और बाकी अगर किसी भी चैप्टर के आगे अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिले तो आप मुझे डिस्कस करें, मिल गए तो वेल गुड, नहीं मिले तो मुझे बता दें। ठीक है मेरे भाई बहन। ठीक, एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल इन नेचर। ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर होता है, मतलब कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल इन नेचर है, बताइए दोस्तों। बताओ इनमें से कौन सी ऐसा खर्चा है जो कैपिटल इन नेचर है। तो मैंने कहा देखो, द रिसीवर एन अमाउंट गोइंग टू ट्रीट इज द परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, इज गोइंग टू ट्रीट, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो क्या करेगा, गोइंग टू ट्रीट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। बच्चा ये सोच कर घबरा जाएगा, अगर घबरा गया ये सोचकर ये देखेगा कि भैया जैसी परचेज ऑफ एसेट दिखा, फिक्स एसेट दिखा, ये मट्टी करा देगा। पर अगर आपने ये चीज ध्यान से नहीं समझी तो बहुत दिक्कत आएगी। मान लेते हैं कि आपने एसेट को खरीदा, आपने एसेट को खरीदा, तो आप बताओ आप पैसे देने वाले हो या मैं पैसे देने वाला हूं? पैसे आप दोगे, और आप पैसे किसको दोगे, मुझे दोगे। तो मुझे बताओ, जो बंदा एसेट खरीदता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रिकॉर्ड करेगा या जिस बंदे को पैसा मिला वो रिकॉर्ड करेगा? बताओ जरा जल्दी से। जिस बंदे ने एसेट खरीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर वही तो रिकॉर्ड करेगा। मान लो आपने एसेट परचेज करी तो रिकॉर्ड कौन करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? आप। और अगर मेरे को पैसा मिला है तो वो बंदा, वो पर्सन, वो रिसीवर जिसने अमाउंट रिसीव्ड करा है, क्या वो रिकॉर्ड करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं। अमाउंट रिसीव करने वाला तो इनकम रिकॉर्ड करेगा ना भाई। जो अमाउंट खर्च कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर गलत क्यों है? क्योंकि लिखा है रिसीवर ऑफ द अमाउंट, जो पर्सन ने अमाउंट को रिसीव करा क्या रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगा। हमने कहा नहीं भाई, जिस बंदे ने पेमेंट करी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगा, इसलिए गलत बोल दिया। इसके बाद मैंने कहा भाई, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ बिजनेस, अगर मैंने बिजनेस पे लोन लिया है, बिजनेस के लिए लोन लिया है, पर ये इन्होंने ये नहीं बताया कि जो बिजनेस के लिए लोन लिया है वो लोन का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर वो लोन का पैसा कैपिटल एसेट्स में खर्च होता है, एसेट्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में खर्च होता, तो उस पर देने वाला इंटरेस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बट यहाँ पर कुछ नहीं बताया, तो ये मानकर चलूंगा कि बिजनेस ने जो लोन लिया है वो अपने नॉर्मल बिजनेस के लिए, मतलब गुड्स बनाने के लिए लिया है। अजम्पशन माननी पड़ती है, साइलेंट होता है जब क्वेश्चन। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस अगर कोई भी लोन लेगा वो गुड्स बनाकर बेचने के लिए लेगा, गुड्स बनाकर बेचने के लिए लोन लेगा, कभी भी एसेट के लिए होगा, ये मानते हैं ऐसा। तो मैंने कहा ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर साफ साफ बता दिया जाता कि भैया लोन लिया गया है और उस लोन से कंस्ट्रक्शन या फिर मशीन खरीदी गई है, तो हम कहते हैं इस पे जो मिलने वाला है, इस पे जो पे होगा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी क्या कहलाएगा मेरे भाई, वो इंटरेस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट अभी और फिक्स एसेट को मेंटेन करना रेवेन्यू होता है, खरीदना कैपिटल होता है, मेंटेन करना रेवेन्यू होता है। और लास्ट, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट।
वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का हो when it increase the quantity of the asset, asset की क्वांटिटी को बढ़ा दे। क्वांटिटी मतलब मेरे पे एक बिल्डिंग थी, अब मेरे पे दो हो गई, तो बिल्डिंग की क्वांटिटी एक से बढ़कर दो हो गई, और एक से बढ़कर दो जब होगी जब मैं उस बिल्डिंग को खरीदूंगा, और जब मैं उस बिल्डिंग को खरीदूंगा ना मेरे भाई, उस बिल्डिंग को खरीदने पर जो खर्चा होगा दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। हमेशा ध्यान रखना जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बोल सकते हैं आगे जाकर, ये तो बस आगे जाकर समझ में आएगा। मैं तो ये बोल चुका हूँ काफी बार कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड पीएनएल, पीएनएल में ज्यादा आते हैं, ट्रेडिंग में भी आया है। Which of the following transaction is capital nature? Which of the following transaction is capital nature? कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैपिटल नेचर की है? एक ट्रक खरीदना बिल्कुल कैपिटल नेचर का है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ अ ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ अ ट्रक, ओहो कैसे भाई? तो आपने ट्रक खरीद लिया है और ट्रक खरीदने के बाद आपने रिपेयर करा। मैंने कहा नहीं, ट्रक खरीदने से पहले जितना भी खर्चा होगा वो कैपिटल है, तो ए इज द राइट आंसर। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रक खरीदने के बाद जो भी खर्चा होगा वो रिवेन्यू होता है, उसको रिपेयर कराना, उसको मेंटेन करना हो। और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक, ओल्ड ट्रक बेचकर नया खरीद रहे हो, तो ओल्ड ट्रक बेचकर जो नया खरीद रहे हो वो कभी भी रिप्लेस करने वाली जो कॉस्ट है वो नहीं माना जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करते मेरे भाई और बहनों। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? परचेज ऑफ ट्रक, परचेज ऑफ ट्रक। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई 500 रुपए इनका 5000 रुपए इनकट करे है ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ अ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलिंग 128 MB ऑफ रैम। पता है अभी तक जो मैक्सिमम रैम जो सिनेरियो में जनरल पब्लिक जो खरीदती है वो 8 GB खरीदती है, 16 GB रैम। यहाँ पर 128 GB रैम है, एक तो 28 और MB है, MB GB नहीं MB। और यहाँ पर 2 GB से तो स्टार्टिंग होती है, क्या कर दिया इसको GB कर दो। MB तो खत्म हो गया भाई सिस्टम, ये कितना पुराना क्वेश्चन है, खत्म हो गया। 128 GB तक आ चुका है, तो 128 GB रैम यहाँ पर फोनों में 128 स्टोरेज आया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या ही फर्क पड़ता है भाई। देखो हमने 5000 रुपए खर्च करे कंप्यूटर का एक्सटेंशन करने के लिए, कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की क्या करने के लिए? एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब देखो कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ी, कंप्यूटर का अपग्रेडेशन करो, अपग्रेड करा कंप्यूटर को, कंप्यूटर पुराना काम ने उसके रैम को और बढ़ा दिया, तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ गई। अब ये कंप्यूटर हमें आने वाले टाइम पे इससे मेरे को प्रॉफिट कमा कर देगा। अब ये कंप्यूटर लॉन्ग टर्म तक यूज होगा, तो मोर देन 1 ईयर्स का वैल्यू टाइम। मुझे बताओ, बस सिंपल ये समझो कि अगर मैं किसी कंप्यूटर की रैम खरीदता हूं तो यार क्या वो रैम कंप्यूटर की 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उसका यूज कर लेगा, या मोर देन 1 ईयर चलेगी? मोर देन। भाई मैंने अपने कंप्यूटर की रैम खरीदी थी 4 GB की, ठीक है, वो उसको हो गई कम से कम 8 साल, 8 साल चल गई वो, और अभी भी चली रही है, अभी भी चली रही है। और पिछले हालांकि मैं उसको बदलवा कर मैंने कहा अब थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8 साल रैम चल गई दोस्तों। अब क्या बताओ, क्या जो रैम पे खर्च करा जा रहा है क्या उसका बेनिफिट कब उठाया जा रहा है? उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर उठाया जा रहा है। तो हमने कहा ऐसे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, ऐसी जगह खर्च करना, जो चीज आई उसका बेनिफिट अगर 1 साल के लिए ज्यादा है तो कैपिटल है। तो मैंने कहा जो पैसा खर्च करा रैम बढ़ाने में, तो रैम आई, तो रैम का एक्सपेंडिचर, रैम का जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 होगा, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। एंट्रेंस फीस, एनपीओ क्वेश्चन दोस्तों, ये किसका है? एनपीओ क्वेश्चन। एंट्रेंस फीस जो है वो एनपीओ क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो एंट्रेंस फीस याद रखना, एंट्रेंस फीस क्या होता है? जब एक बार किसी एनपीओ, एनपीओ का मतलब हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हिंदी अनुवाद है ऐसा कोई बिजनेस जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस जिसका काम चैरिटी देना है, जिसका काम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, बच्चों की गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये मतलब इसका काम सोशल वेलफेयर करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनपीओ। एनपीओ चैप्टर के अंदर डिटेल में सीखेंगे। उसके अंदर एंट्रेंस फीस होती है। मान लो आप, मैंने एक एनपीओ खोली है, मैंने एक एनजीओ खोली, आपको एनजीओ समझ में आता है? एनजीओ खोली, आप मेरे एनजीओ के मेंबर बनना चाहते हो, तो पहली बार जब आप मेरे मेंबर बनोगे तो आपको एक फीस सबमिट करानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। ये वन टाइम में फीस होती है, एक बार जमा कराओ और लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ, लाइफ टाइम मेंबर बने रहो। और आगे जाकर एनपीओ चैप्टर के अंदर मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। ऐसी कोई रिसिप्ट जो रेगुलर नेचर की नहीं होती, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ऐसी कोई रिसिप्ट, ऐसा कोई रिवेन्यू जो मुझे मिला वो कभी कभी मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेगुलर नेचर का रिवेन्यू होता है तो उसका रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा गुड्स बेचा, तो गुड्स रेगुलर बेचूंगा तो ऐसी रिसिप्ट को रिवेन्यू रिसिप्ट कहूंगा। पर एंट्रेंस फीस वन टाइम होती है, एक बार एंटर होगा तो एंट्रेंस फीस देनी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिए बात, थोड़ा भी मैंने हिंट दे दिया, बाकी तो देखो ये लाइव मेंबरशिप फीस हो गया, मतलब वन टाइम लाइव मेंबरशिप 1 साल के, ये भी कैपिटल होता है बेटा, ये भी कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। कहां गया भाई? कैपिटल रिसिप्ट, दी इज द राइट आंसर।
इसको भी कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फीस, ये फिर द्वारा एनपीओ की चीजें यहाँ पर आ रहा है। मैं क्या करूं दोस्तों, वो स्टूडेंट जिसने पहली बार अकाउंट पढ़ी है वो कैसे करेगा ये। अब ये चैप्टर एनपीओ के अंदर है। अब अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लो इसको, थोड़ी देर के लिए रख लो। अब क्या कर सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस में डिफरेंस में एनपीओ में सिखाया हुआ है, तो ये आप अभी छोड़े के लिए बैलेंस छोड़ दो। और जिसको पता है भाई लाइफ मेंबरशिप और एंट्रेंस फीस क्या होती है, आपको पता है भाई लाइफ मेंबरशिप वन टाइम में फीस होती है, लाइफ पूरी लाइफ के लिए फीस होती है, दैट इज कैपिटल रिसीट, वन टाइम होती है, एक टाइम देनी होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको नहीं पता वो बैलेंस में रखो, जब एनपी चैप्टर पढ़ोगे ऑटोमेटिकली बच्चा सा लगेगा आपको, ठीक है मेरे भाई। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ऑन रीसेल ऑफ, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, मैंने कोई गुड्स खरीदे बेचने के पर्पज से, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। गुड्स खरीदे बेचने के पर्पज से, मैंने कहा 5,000 की गुड्स खरीदे हैं, अब उसको 6,000 में बेचूंगा, तो 5,000 के जो गुड्स खरीदे बेचे के पर्पज, ये क्या है, ये कॉस्ट क्या है। मैंने 5,000 के गुड्स खरीदे मेरे भाई, और जेब में से 5,000 रुपए चले गए मेरे भाई, जेब में से कितने चले गए, 5,000 रुपए चले गए। ये 5,000 रुपए जो चले गए ये रिवेन्यू है, कैपिटल, आप कहोगे रिवेन्यू क्यों, क्योंकि ये 5,000 की गुड्स आप आगे जाकर अभी 1 साल के अंदर बेच दोगे। फॉर रीसेल लिखा है, गुड्स खरीदे रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए, खरीदे गए बेचने के लिए, ऐसे रिवेन्यू, ऐसे कैपिटल, ऐसे एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू। गुड्स खरीदने में पैसा लगा नहीं लगा, लगा, तो वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। गुड्स खरीदने का क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेज, दोस्तों रॉ मटेरियल जो होता है वो गुड्स बनाने में होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं मान कर सकता हूँ रॉ मटेरियल क्या है, गुड्स बनाने में है। 2 बार पता है कि रॉ मटेरियल गुड्स बनाने में हो सकता है, गुड्स बनाकर बेचने के लिए हो सकता है, या एसेट को बनाने के लिए भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान कर चलते हैं गुड्स बनाने के लिए है। अगर गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और उस पर टैक्स दिया, इंपोर्ट ड्यूटी, तो उस केस के अंदर उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गई, नहीं आई? इसके बाद 9th देखेंगे। 9th कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम सोलोमन कंपनी, सोलोमन एंड कंपनी एन इनवॉइस ऑफ 1,500 फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री वॉल। क्या मतलब हुआ कि भाई कह रहा है कि सोलोमन एंड कंपनी से 1,500 रुपए रिसीव्ड करे, क्योंकि हमने उसकी फैक्ट्री वॉल को रिपेयर कराया। फैक्ट्री वॉल को क्या कराया मेरे भाई, रिपेयर। रिसीव्ड फ्रॉम सोलोमन एंड इनवॉइस ऑफ 15, अच्छा इनवॉइस रिसीव्ड हुआ है, सॉरी क्या मतलब है, मान लो ये हम है, ये हम है ए हम है, ठीक है। अच्छा ये हम है, ये कुछ नहीं है, ये है हम, ठीक है भाई, ये हम, ये हम। और यहाँ से सोलोमन आया, सोलोमन ने कहा भाई हम आपकी फैक्ट्री के अंदर वॉल को रिपेयर कर देंगे, आपकी वॉल बिल्कुल ठीक कर देंगे, जो पपड़ी से जमी हुई है उसको सब कर देंगे, बढ़िया सा प्लास्टर करके बढ़िया कर देंगे। सोलोमन ने कहा ठीक है भाई कर देना, कितने रुपए लोगे, 1,500 रुपए। सोलोमन ने कहा भाई लाओ, मैंने कर दिया, आप इनवॉइस भेज रहा हूँ, इनवॉइस आपको भेज रहा हूँ, ये 1,500 रुपए मेरे को दे दो। तो मैंने अभी 1,500 रुपए को दिया, इसने मुझे क्या भेजा, इनवॉइस। तो क्या लिखा है, सोलो रिसीव्ड, क्या रिसीव हुआ है, इनवॉइस, किससे, सोलोमन से। कितने रुपए का, 1,500 रुपए का, क्योंकि उसने क्या कराई थी, रिपेयर फैक्ट्री वॉल के अंदर। तो 1,500 के अंदर फैक्ट्री क्या खरीदते टाइम खर्चा हुआ है या खरीदने के बाद हुआ है, सब खरीदने के बाद हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। एक ही चीज रख लो, खरीदने से पहले खर्चा तो कैपिटल, खरीद लिया और उसके बाद जो खर्चा तो रिवेन्यू। पर कुछ एक्सेप्शनल है जो बताया था, कभी कभी रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया जाता है, वो चीज को छोड़कर, बाकी तो यही है। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड क्या होता है, तो ध्यान सुनना। क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट को हाईवे बनाने होते हैं, हाईवे, और हाईवे के लिए चाहिए जमीन भाई। अब एक पर्सन है दोस्तों, मान लो एक पर्सन है, इसका घर यहाँ पर है और गवर्नमेंट चाहती है इसके ऊपर से हाईवे जाए, पर हाईवे जा नहीं सकता क्योंकि घर बीचों बीच है एकदम रोड के, बाकी साइड में घर है, बाकी सबके साइड में घर है, किसी का बच्चे का घर है, किसी पर्सन का घर है जो बीच में आ गया। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई देखो भाई हाईवे तो बनाना है, तुम्हारा घर बीच में आ रहा है, ऐसा करते हैं हम आपकी लैंड को कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेते हैं, हम आपके घर को कंपल्सरी एक्वायर कर लेते हैं, आप बेचना चाहो ना चाहो, हमारे पास पावर है, क्योंकि लैंड और सारी ये जितनी भी लैंड है, पेड़ पौधे जो भी आपके पास अटैच टू लैंड है, वो सारी गवर्नमेंट की होती है दोस्तों, वो सारी क्या होती है, गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट जब चल जाए आपका घर एक्वायर कर सकते हैं बिना उसके पीछे, कंपल्सरी करे, कंपल्सरी एक्विजिशन बोलते हैं। बेटा क्या होता है, ध्यान सुनना, गवर्नमेंट को कभी कभी रोड बनानी होती है, तो कभी कभी रोड बनाने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कभी कभी किसी के घर को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, क्योंकि वहां से रोड जानी होती है, पर उसका घर बीच में आ जाता है, एक ही घर का बीच में आ रहा था, तो क्या कर लेते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत होता है ये सब, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेते हैं। तो एक्विजिशन करने के बाद आप लैंड बेचना नहीं चाहते, फिर भी आपकी लैंड को कंपल्सरी मतलब अक्वायर कर लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसके बदले में आपको पैसा देगी, भाई देगी, अंधा पैसा देगी, भर भर कर, जितनी की लैंड नहीं है ना उतना पैसा दे देगी, आप खुश हो जाओगे, बिल्कुल कहोगे यार ये सही है। कंपल्सरी एक्विजिशन करने का मतलब ये नहीं है आज आप बेचना नहीं चाहते,
तो गवर्नमेंट कह रही है हमें तो चाहिए भाई, हम तो लेकर आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। हाँ, इसके बदले में आपको इतना पैसा दे देंगे, आपकी लैंड जितनी की बिकेगी उससे ज्यादा ही पैसा दे देती है गवर्नमेंट, तो आप खुश हो जाते हो, कहते हैं यार चलो ठीक है कोई नहीं, पैसा तो आ ही गया, चलो ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। मेरी एक लैंड थी, रोड के बीच में आ रही थी, गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको एक्वायर कर रहे हैं, कंपल्सरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे दो, क्या दे दो, पैसा ले लो। जो पैसा दिया गया है वो है कंपनसेशन। क्या है मेरे बच्चे? कंपनसेशन। तो ऐसे पैसा जो कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, अब जब कंपनसेशन रिसीव्ड होगा तो खर्चा ही है, रिसिप्ट है, बताओ क्या है? जो भी कंपनसेशन मुझे रिसीव्ड होगा वो मेरे लिए खर्चा माना जाएगा या इनकम मानी जाएगी, रिसिप्ट माना जाएगा? तो रिसिप्ट माना जाएगा, या तो रिसिप्ट से रिलेटेड कोई ये भी एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, तो नॉन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि मुझे रिसिप्ट हुआ है, खर्चा नहीं, इसलिए मैं इसको कहा। रिसिप्ट होता है कौन सा रिसिप्ट होता है बताओ? कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि वन टाइम है, एक ही बात देते फिर नहीं, वो हमेशा आपको करना पड़ता है, वन टाइम। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर सोल्ड, सारी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट याद रखना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल आगे जाकर बनाएंगे, वहां सुनेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ फेयर कभी नहीं होता, ये होता सिंगल एंट्री। अगर आपने अकाउंटिंग पहले से पढ़ी है तो सिंगल एंट्री है, अगर नहीं पढ़ी तो आगे जाकर पढ़ोगे इंटर लेवल पर। अगर कॉस्ट फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आगे जाकर पढ़ोगे इंटर लेवल पर। ठीक है, पढ़ी है तो ओके रिपोर्ट, नहीं पढ़ी तो आगे जाकर पढ़ोगे। अब बेटर रिकवर मैंने सिखाया भाई, मैंने सिखाया बेटर रिकवर, वो डेटर जिसने मैं पैसा मार लिया था और कुछ टाइम बाद आकर उसने मुझे पैसा वापसी दे दिया, ऐसे को क्या बोलेंगे? रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर होगा। आप मेरे डेटर हो, मुझे आपसे पैसा लेना था 1000 रुपए मान लेते हैं, आपने कहा ठीक है सर हम दे देंगे, पर आपने दिया नहीं। आपने कहा यार मैं नहीं दे पाऊंगा, ये वो अपने बहाने मारने पर दिया नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बेटर मान लिया, मैंने लॉस माने पर कोई बात नहीं दिए नीचे से। पर आपके मन के विश्वास आया कि यार नहीं दे देनी चाहिए, यार हमारे सर है हमको पढ़ाया है, दे देनी चाहिए, है ना? आपने दे दिए मुझे पैसे। अब आपने दे दिए, मैंने तो बेटर मान लिया था, मुझे लगा नहीं हो गए, आपने दे दिए मुझे पैसे। अब इस केस के अंदर बताओ क्या होगा? इस केस के अंदर जो बेटर मुझे रिकवर हो गया वो मेरे लिए रोज होती है या एक ही बार होती है साल में? साल मतलब वन कभी भी एक ही बार होगी। ये मेरा बिजनेस है, ऐसी बेटर रिकवर करने का बिजनेस तो नहीं है ना, ये तो कभी कभी होगा, ये तो कभी कभी मतलब जब भी बैड डेट हो गए तो मन करा तो धीरे रिकवर होता है, ये तो नहीं कि रोज रोज हो रहा है। नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है ना बिजनेस की, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं। इसके मतलब ये कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंस तो है नहीं, कौन सी है? कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर तो काट दो, रिवेन्यू नहीं है। रिवेन्यू तब होता है जब नॉर्मल होता है, माल बेचना, कमीशन, ये सब, तो ये रिवेन्यू होता है। मैंने सिखाया है इसको, डिटेल में आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो। क्या था? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट है, तो ये एक्सपेंडिचर तो पहले मैं डिडक्ट करता हूँ, ठीक। ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेजेस क्लेम कंप्लीटली बाय द फायर। फायर बताओ, मेरी मशीन में आग लग गई, आग लगने की वजह से मशीन मेरी जल गई पूरी तरीके से। क्या ये आग जलना या आग लगना मशीन के अंदर रेगुलर नहीं चल रहा है? रोज रोज आग जलती है? नहीं सर, कभी कभी होता है, और कभी कभी होता है तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने उस मशीन का मैंने इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए, इंश्योरेंस क्लेम दे दिया। उस केस के अंदर बताओ रेवेन्यू कैपिटलिज्म, क्योंकि कभी कभी होता है। ये बात समझ लो बस। अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंट एज अ लॉयर फी डिफेंडर सूट, ये मैंने सेम क्वेश्चन कराया दोस्तों, सेम क्वेश्चन कराया, ये होगा सेम क्वेश्चन कराया। मतलब क्या होगा इसके अंदर, छोड़ो ना। मैंने लॉयर को फीस दी डिफेंड करने के लिए, और फ्रॉम फैक्ट्री साइड बिलोंगिंग टू द प्लांटिंग लैंड। प्लांटिंग लैंड के अंदर फैक्ट्री साइड बिलोंग करती है। प्लांटिंग लैंड का मतलब क्या है? जो बंदे ने केस करा उसकी लैंड के ऊपर फैक्ट्री एक्वायर हो गई, फैक्ट्री आ रही थी और पोल्यूशन वगैरह हो रहा था, फैक्ट्री आ रही थी, यहाँ लैंड की बात करें फैक्ट्री आ रही थी। तो उस केस के अंदर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, आपकी लैंड पे मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई, आपने कहा भाई मुझे मेरी लैंड चाहिए, आप अपनी फैक्ट्री हटाओ यहाँ से। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हटा दो, फैक्ट्री कहाँ से उठा कर ले जाऊंगा यहाँ से, लैंड के साथ, लैंड के साथ अटैच है फैक्ट्री। मैंने कहा नहीं, आपने मेरे पे केस कर दिया, आप होकर प्लांटिंग और मैं होकर डिफेंडेंट। अब मैंने लॉयर को हायर करा, मैंने कहा लॉयर भाई देखो मेरे को बचा लो, ये है वो है करके मैंने लॉयर को हायर कर लिया भाई। उस केस के अंदर मेरे भाई, उस केस के अंदर जो पैसा मैंने लॉयर को दिया, जो पैसा मैंने लॉयर को दिया, क्या उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लूंगा? देखो जब बात रिसिप्ट की करूंगा तो ये देखना कभी कभी होता है या रेगुलर होता है। अगर रेगुलर हुआ तो रिवेन्यू रिसिप्ट, कभी कभी हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट। और जब आप खर्चे की करूंगा तो ये देखना क्या वो जो खर्चा करा जा रहा है उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम करा या नहीं करा। अगर कंज्यूम कर लिया तो रिवेन्यू, नहीं करा तो कैपिटल। अब मैं लॉयर को फीस दे रहा हूँ, क्या वो खर्चा जो केस लड़ेगा वो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा ना मेरा? केस लड़ लेगा ना मेरे 1 साल, तो वो तो है लड़ लेगा ना, ठीक है लड़ लेगा तो क्या होगा? रिवेन्यू। सर मान लेते हैं नहीं लड़ पाया तो मान लेते हैं कि मैंने लॉयर को पैसा दे रहा हूँ और वो सालों साल चल रहा है, वो सालों साल चल रहा है, तो कैपिटल मान लेना, क्या दिक्कत है? अगर 1 साल के अंदर, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जो लॉयर को फीस दे रहा हूँ 5000 रुपए, ये 1 साल के अंदर लॉयर मेरा केस लड़के खत्म कर देगा। अगर लॉयर ने 3-4 साल लगा दिए तो उस केस के अंदर वो कैपिटल बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 1 साल के ज्यादा के लिए बेनिफिट यूज कर रहा हूँ आप लॉयर का।
ठीक है भाई, समझ में आ गया। और मैंने कहा मनी स्पेंड करा 10,000 पे ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ अ डायरेक्टर टिल अब्रॉड फ्रॉम द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। भाई एक हमारे कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर कौन होते हैं, ऑनर मान लेते हैं, ठीक है। जब कंपनी से पढ़ोगे ना आगे जाकर तो आपको समझ आएगा डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। अब डायरेक्टर ने क्या करा, मान लेते ऑनर, ऑनर को भेजा, मैंने बोला बेटा जाओ ऑनर अब्रॉड जाओ, अब्रॉड इंडिया से बाहर जाओ और बाहर से एक मशीन का डीलिंग करके लाओ, एक कैपिटल एसेट खरीद के लाओ, कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट खरीदने में डायरेक्टर को भेज दिया अब्रॉड, मतलब कंट्री के बाहर, और उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा 10,000 लग गया। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो मैंने करा, अब इसका बेनिफिट, खर्चे का बेनिफिट एक साल के अंदर कंज्यूम कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा? सर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए जो मैंने जो खर्च करा जा रहा है, जिस पे करा जा रहा है 10,000 रुपए खर्च ट्रैवलिंग पर, और ट्रैवलिंग से क्या आ रही है, एसेट आ रही है, क्या आ रही है, एसेट। और जो ट्रैवलिंग पर, जैसे डायरेक्टर मान लो आप, मैंने आपको भेजा है अब्रॉड, आपने एसेट खरीद के लाया, एक साल के अंदर आप एसेट खरीद के लिया है, आप मान लो एक महीने के अंदर एसेट खरीद के लिया, एसेट आ गई है, और ट्रैवलिंग पर खर्चा होगा 10,000। अगर ट्रैवलिंग पर 10,000 खर्चा हुआ तो वो खर्चा कॉस्ट ऑफ मशीन खरीदने में हुआ है ना, ऐसे तो नहीं डायरेक्टर को घूमने भेजा हूं, कॉस्ट ऑफ मशीन खरीदने में तो 10,000 का ट्रैवलिंग। अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परचेज नहीं करनी होती, कैपिटल एसेट क्या लिखा है, अगर मेरे दोस्तों मुझे कैपिटल एसेट नहीं खरीदनी होती, क्या मेरा डायरेक्टर को अब्रॉड भेजता? नहीं भेजता। डायरेक्टर को अब्रॉड भेजने की वजह क्या थी? कैपिटल एसेट को खरीदना। और अगर कैपिटल एसेट को खरीदना डायरेक्टर के अब्रॉड भेजने की वजह थी, तो वो कैपिटल एसेट पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है, कैपिटल एसेट खरीदी तभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा, अदरवाइज नहीं लगता। तो ये खर्चा मैं क्या कर लूंगा, कैपिटल एसेट खरीदने के लिए गया है। ये खर्चा जो हुआ वो कैपिटल एसेट खरीदने के लिए हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम में उठाऊंगा। किसका? कैपिटल एसेट, जो मेरी एसेट आएगी उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम में उठाऊंगा, इसलिए इसमें जो खर्चा हो रहा है सारा का सारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात समझ आ गई? एक एक आंसर आप चेक कर लेना, मैं तो आंसर देखता नहीं, आप चेक कर लेना एक बार, है ना। चलो, रेवेन्यू रिसीव्ड आर शोन इन ट्रेडिंग पीएनएल, ये तो आंसर दे रखे थे सामने। अच्छा, एनी डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्पस, ये एनपीओ के अंदर सीखोगे, वही बता दूंगा आपको एनपीओ के अंदर, ठीक है। अब क्या करें भाई, आया द्वारा इसका कब मैं छुड़वाऊंगा आपको, बताओ कब मैं छुड़वाऊंगा, कभी नहीं छुड़वा पाऊंगा, ठीक है। तो एनपीओ आ रहा है, करते हैं भाई, और क्या, सिंपल है। तो ये एनपीओ चैप्टर पढ़ोगे तो मैं एनपीओ छोड़ रहा हूं, अभी एनपीओ चैप्टर पढ़ोगे तो वहां तो बताया हुआ है, मैंने वहां बताया। एंड स्पेशल डोनेशन होता है ना, स्पेसिफिक डोनेशन, तो उसको हम क्या डालते हैं, लायबिलिटी साइड होगा, कैपिटल से लायबिलिटी से डालते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड डैश बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये सामने आंसर दे रखे हैं आपके पास। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक एज ए मिड टर्म लोन फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, डे टू डे खर्चे के लिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं मिडिल टर्म के लिए, मतलब ना तो ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, मिडिल टर्म के लिए आपने बैंक से लोन किया। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, एक साल से ज्यादा, एक साल तक शॉर्ट टर्म रहता है, एक साल से 3 साल के बीच में मिडिल टर्म रहता है, और 3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म रहता है। तो अगर एक साल से ज्यादा के लिए होता है तो वो तो कैपिटल ही बन जाता है, ठीक है। और एक साल के लिए कम के लिए होता है, तो मिडिल टर्म क्या होता है, एक साल से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड। जो लोन मेरे को मिला वो रिसीव कौन सी कैपिटल, क्योंकि मुझे इसका पेमेंट कब करना है, एक साल के बाद जाकर पेमेंट करना है, तो इस लोन का बेनिफिट एक साल के बाद तक का यूज करो। 3500 रुपए स्पेंड करा न्यू फैक्ट्री को पेंट करने में, न्यू फैक्ट्री, अगर ओल्ड होती तो रिवेन्यू, न्यू होती तो कैपिटल। नया फैक्ट्री खरीदते टाइम जो भी खर्चा कराया जा रहा है वो कैपिटल है। बिल्डिंग को एक्सटेंशन, बिल्डिंग को बढ़ा दिया, ऑक्यूपाइड ऑन अ लीज फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए बिल्डिंग को लीज पर ले लिया और उसका एक्सटेंशन कर दिया। अब ये एक्सटेंड कर दिया तो आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नेचर तो रेवेन्यू होता है पर ट्रीटमेंट कैपिटल ऐसा होता है। देखो मैंने बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया 5 साल, तो इसको मैं 5 सालों में बांटूंगा, ऐसे खर्चे को। देखो मैंने बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया, मान लो मेरे 10 लाख रुपए लग गए, अब ये 10 लाख का बेनिफिट मैं अगले 5 साल उठाऊंगा। देखो लीज पे कितना लिया, 5 साल के लिए, मैंने आपसे कोई बिल्डिंग खरीदी 5 साल के लिए लीज पर रेंट पर, मैंने कहा भाई मैं इसका एक्सटेंशन करा रहा हूँ, एक और बिल्डिंग, एक ऊपर मंजिल बना रहा हूँ, मैंने कहा बना ले भाई, तूने बना लिया, मैंने पैसा लगा दिया 10 लाख रुपए। अब इसका यूज मैं कब तक यूज करूंगा, लंबे टाइम तक यूज करूंगा, इसका मैं यूज कब तक करूंगा, लंबे टाइम तक करूंगा। अब लंबे टाइम तक यूज करूंगा, लेकिन 5 सालों तक मैं इसका यूज करूंगा। अच्छा 5 सालों तक यूज करूंगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लूंगा, बिल्डिंग ऑक्यूपाई ऑन अ लीज, जब मैं लीज पे बिल्डिंग खरीद लूंगा तो उस केस के अंदर जो बिल्डिंग का ऑक्यूपाई करा तो वहां तो मैं सामान रख दूंगा भाई। देखो मैंने एक मंजिल है, इसके ऊपर एक और मंजिल बनाई, यहाँ पे मैंने सामान रख दिया, उसका यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप इसको 5 साल के लिए भी यूज कर सकते हो और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी क्या सोच रही है। कंपनी सोच रही है कि नहीं यार इसको हम 5 साल से ज्यादा 5 साल तक यूज करेंगे, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड हो गया। अगर लिमिटेड टाइम पीरियड आया तो उसको डेफर्ड में डालो तो सही रहेगा। बट अगर आपका अनलिमिटेड टाइम पीरियड, मैंने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग का यूज मैं कभी भी करूंगा, पर ये बिल्डिंग तो मैंने रेंट पर खरीदी है, मैंने आपसे बिल्डिंग रेंट पर ली
और उस बिल्डिंग का मैंने कहीं ना कहीं एक्सटेंशन करा दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। एक्सटेंशन टू बिल्डिंग ऑक्यूपाई ऑन अ लीज, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग ऑक्यूपाई ऑन अ लीज 5 साल। 5 साल के लिए मैंने एक बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लिया, डेटेड बिल्डिंग थी, साथ में 5 साल के लिए एक बिल्डिंग और ले ली एक्सटेंशन करने के लिए, मुझे बिल्डिंग को एक्सटेंड करने के लिए और सारा सामान नाम कर दिया। तो अब इस केस के अंदर मैंने क्या करा भाई, अपनी बिल्डिंग में तो सामान रखा ही रखा, साथ में जो 5 साल के लिए लिया वो भी, तो 5 साल के लिए लिया उसमें जो खर्चा होगा उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि 5 साल बाद बिल्डिंग वापसी हो रही है, हमारी तो है नहीं, एसेट तो हमारी है नहीं, रेंट पे लिया इसलिए डेफर्ड बोल दिया। कहा कि इसका कंज्यूमशन तो 1 साल के अंदर कर लेना, पर रिवेन्यू ट्रीटमेंट इसका डेफर्ड की तरह करना। अगर आप इसको कैपिटल मानना चाहते हो तो कैपिटल मान लो, कोई ऐसी बात नहीं। पर जब कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको सामान खरीदते हैं ना और उसके बाद वापसी करना होता है, तो उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं और उसको उतने टाइम तक खत्म कर देते हैं। आई बात समझ क्लियर है? चल ये धीरे धीरे करके ना आपको आगे समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी आएगा। सर बहुत सारी बातें जो यहाँ समझ में आ रही होगी, देखो जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है वो तो पूरा समझ गए होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। जो अकाउंट के स्टूडेंट नहीं है उनको जब तक पूरी अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे एक चीज हर चीज ना पहली बार में नहीं समझ में आती। जब पूरा अकाउंट पढ़ लो एक बार, अकाउंट पढ़ने का जब दोबारा रिवीजन करोगे ना ऐसा क्लियर हो गया आपको, मैं आपको गारंटी, क्योंकि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस सब के बाद आगे भी करेंगे मैंने, ठीक है। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट को बताया था, मैंने कहा था धीरे धीरे करके इसको माइनस करते चलेंगे, तो यही चीज है। अब जो भी मैंने एक्सटेंशन के लिए जो भी खर्चा करा रेंट दिया है उसको 5 साल तक मैं धीरे धीरे करके अपने पीएनएल अकाउंट में डाल के माइनस करते हुए चलूंगा, ठीक है। 20,000 रुपए रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ फर्दर शेयर, द एक्सपेंस ऑफ इशू 2500, 20,000 रुपए। अच्छा ये कौन सा है, कह रहा है सिंपल, ये कह रहा है कि देखो, कह रहा भैया देखो 20,000 रुपए रिसीव करे, एक शेयर इशू करे, मैंने शेयर मार्केट में बेचा, मुझे 20,000 मिले, तो 20,000 रुपए शेयर का कैपिटल रिसीव, और शेयर इशू करते टाइम मेरा 2500 का खर्चा हो गया, मेरा कितना खर्चा हो गया 2500 रुपए का। आगे जाकर पता चलेगा 2500 रुपए जो होगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, रिवेन्यू नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका नेचर तो रिवेन्यू होता है पर इसको कैपिटल से ट्रीट कराया जाता है। मतलब इस खर्चे को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करा जाएगा, राइट ऑफ करना मतलब खत्म करना, अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना, धीरे धीरे करके ट्रांसफर करा जाएगा। जब आप पीएनएल अकाउंट सीखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका असली कॉन्सेप्ट असली तभी समझ आएगा, तो बेसिक चल रहा है ना दोस्त। तो बेसिक में कुछ बातें ऐसी होती है समझ में आए ना आए, सिर्फ अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि सब समझ में आ रहा होगा, विदाउट अकाउंट वाले उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, कभी कुछ बातें समझ में आ रही होगी, कभी कुछ मैं कुछ बोल रहा हूँ पीएनएल बैलेंस शीट क्या है, यहाँ राइट ऑफ वगैरह, ये बाकी सारे वर्ड आगे जाकर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। टैक्स पेड, ठीक है, जो बातें समझ में आ रही है उसको लिख लो, कोई बात नहीं ना। अकाउंट्स वाले को तो सारे समझ में आ रही है, जो विदाउट अकाउंट वाले जिनको जो बातें समझ आ रही है वो लिख लीजिए, जो प्रॉब्लम है आपको एक प्रिंट पेज में लिख लीजिए। जब वो पूरा अकाउंट्स खत्म हो जाएगा ना आपको फिर दोबारा उठाना वो प्रॉब्लम, आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी, हर एक बात, मेरी ये गारंटी है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर बात जिस चैप्टर में जो बात बतानी चाहिए वहां चैप्टर में बताई है, ठीक है। टैक्स पेड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, टैक्स पेड रेगुलर करना पड़ता है, हर साल टैक्स पे करना होता है, तो रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग एन अर्न प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल इफेक्टिव। रिवेन्यू कब हम जनरली रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या कहता है, रिवेन्यू उस टाइम रिकॉर्ड कर लो जिस टाइम सेल होगी, ये मत देखना कैसा आया है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल आ रहा नहीं आ रहा, रिवेन्यू को उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, मैंने आज सेल करी 31 मार्च को, अगले साल 1 अप्रैल हो गया, पैसा अगले साल आया, पर सेल कब हुई 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ही आप क्या करना, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना, दैट इज द सेल इफेक्टिव, जिस दिन सेल हुई उस दिन रिकॉर्ड कर देना, ये मत देखना पैसा आया या नहीं आया, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, रिवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड करना, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल में सिखाया मैंने आपको। Capital received are shown in the dash side of balance sheet, by liability side, capital received liability side, capital expenditure asset side, ये आपको समझ में आएगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस आर रिवेन्यू, वो व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, जो घरों में आप व्हाइट वॉश करा लेते हो, वॉशिंग मतलब होता है पेंटिंग कराना, वॉश पुताई बोलते हैं उसको हिंदी में, व्हाइट वॉश करा लेना, उसके बाद ऊपर पेंटिंग, आपने कभी पेंट करते हुए देखा, पहले व्हाइट वॉश करते हैं फिर उसके बाद पेंट करते हैं, तो इससे सही चिपक जाता है पेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं वो रिवेन्यू नहीं सकता है। जब पेंट हर साल कराना है तो व्हाइट वॉश भी हर साल कराना है दोस्तों, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, 2500 स्पेंड ऑन एन ओवरहॉल ऑफ मशीनरी परचेज ऑन सेकंड हैंड मशीनरी को ओवरऑल मतलब रिपेयर कराना, रिपेयर एंड मेंटेन करना, उसके लिए मैंने 2500 रुपए खरीदे, सेकंड हैंड मशीन परचेज करिए, खरीदते टाइम जो भी खर्चा किया जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो सेकंड हैंड हो चाहे खरीदते टाइम, ठीक है। 1200 रुपए स्टैंडर्ड मशीनरी अब खरीदिए मशीन, यहाँ नहीं बताया कि अभी नहीं पसंद कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कहीं नहीं बताया, देखो ऊपर वाले में लिखा था परचेज सेकंड हैंड मशीन, लिखा था ना ऊपर वाले में, मतलब परचेज सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं तो उसमें जो खर्चा होगा रिपेयर का, ओवरऑल मतलब रिपेयर का खर्चा, तो वो कैपिटल माना जाएगा। मशीन खरीद ली उसके बाद जो खर्चा होगा रिपेयर का वो कैपिटल और रिवेन्यू माना जाएगा। तो देखो यहाँ मशीन खरीद चुके हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि न्यू मशीन खरीदी और रिपेयर पे खर्चा करा 1200 रुपए का, तो ये रिवेन्यू माना जाएगा। दोस्तों एक ही बात समझ लो, ग्रंथ है ग्रंथ,
मशीन खरीदो, खरीदने से पहले या खरीदते टाइम अगर आपने कोई खर्चा करा वो कैपिटल है। खरीद लिया एक बार, उसके बाद एक साल बाद के अंदर कुछ खर्चा कर रहे हो रिपेयर का, वो रिवेन्यू है। बस तो हाँ बहुत बात है आपको। इनोग्रेशन एक्सपेंस, इनोग्रेशन एक्सपेंस मतलब आपने कोई इनोग्रेशन कराया। इनोग्रेशन का मतलब क्या होगा, आपने कोई नया बिजनेस खोला, न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट खोली इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। पुराने बिजनेस के हटाकर आपने एक नया एग्जिस्टिंग बिजनेस को छोड़कर आपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग खोला, मतलब आपने कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग खोला। आपने इनोग्रेशन के अंदर किसी एक सेलिब्रिटी को बुलाया, तो उसने सेलिब्रिटी पैसे लिए, फीस ली वगैरह लिए, तो सेलिब्रिटी आए, इसने इनोग्रेशन करा नया बिजनेस का, इनोग्रेशन करते वो चले गया। अब सेलिब्रिटी आया, सेलिब्रिटी को पैसे दिए, अब सेलिब्रिटी पैसे दिए, वो आया फिजिकल चले गया, उसका बेनिफिट तो कंज्यूम कर लिया ना। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए दिए, शाहरुख खान को बुला लिया, भाई मेरे बिजनेस का इनोग्रेशन कर देना। शाहरुख खान आया, इनोग्रेशन कर दिया। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अमिताभ बच्चन जी आए, इनोग्रेशन करा, 1 करोड़ रुपए दिए, इनोग्रेशन कर लिया उसने, सब कुछ बना बड़ा बढ़िया से हो चुका, बड़े से अमिताभ चले गए। क्या आपने अमिताभ बच्चन आए या नहीं आए, तो आप यही तो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन आकर कर ले, तो आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया अमिताभ बच्चन का, उसको 1 करोड़ दे दिए। तो ऐसा खर्चा क्या होगा, 1 साल के अंदर, 1 साल क्या उसी दिन कर लिया जितने अमिताभ बच्चन को बुलाया। तो ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको इनोग्रेशन के अंदर, इनोग्रेशन मतलब जब बिना इनोग्रेशन बोलते तो इनोग्रेशन कराते वो करते रिबन वगैरह, तो रिबन काटने के लिए आपने किसी को बुलाया तो वो रेवेन्यू माना जाएगा, क्योंकि उस बंदे का बेनिफिट जिसको आपने बुलाया वो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, 1 साल के अंदर उसी दिन कंज्यूम हो जाएगा। सब्सिडी, सब्सिडी 40,000 रुपए रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट पर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है मेरे पास, डे टू डे खर्चे। और डे टू डे खर्चे के लिए अगर आपको कोई सब्सिडी मिली 40,000 रुपए, सब्सिडी मतलब छूट, गवर्नमेंट द्वारा आपको छूट दी गई है 40,000 रुपए की, तो उस केस के अंदर उसको रिवेन्यू माना जाएगा। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई, डे टू डे एक्सपेंस होता है। डे टू डे खर्चे को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको 40,000 रुपए की सब्सिडी दी। गवर्नमेंट ने कहा लो बेटा 40,000 रुपए लो आप, बढ़िया से आपने डे टू डे खर्चे के लिए यूज करना। तो 40,000 रुपए जो गवर्नमेंट से मिले आपको, वो आपने क्या करना, डे टू डे एक्सपेंस के लिए आपने यूज करे। तो ऐसे खर्चे को क्या नाम देंगे, ऐसे रिसिप्ट को क्या नाम देंगे, कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि डे टू डे के लिए। अगर ये बात होगी तो मैं ट्रू फॉल्स में आ जाता हूं। An expenditure in a revenue nature, ऐसा कोई खर्चा जो revenue nature का है, but when it benefit the current period, बिल्कुल सही। revenue nature का खर्चा हम ऐसा कोई खर्चा जो revenue nature है उसका benefit कब कंज्यूम करे, तो 1 साल के अंदर या 1 साल से ज्यादा, 1 साल के अंदर अंदर। देखो करंट पीरियड, करंट पीरियड का मतलब होता है विदिन वन ईयर, 1 साल, जिस साल करंट पीरियड चल रहा है, ये साल जो चल रहा है उसके 1 साल के अंदर अंदर हम उसका बेनिफिट कंज्यूम, दैट इज ट्रू। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम कर ले, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेपर परचेज फॉर यूज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी फॉर यूज एज स्टेशनरी, पेपर को परचेज करा, वो जो होता है ना पेपर, A4 साइज पेपर होते हैं। अब मेरी स्टेशनरी की दुकान है मेरे दोस्तों, मेरी कौन सी दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है। अब मैंने उसमें पेपर खरीदे, पेपर खरीदने के बाद मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं उसको बेच रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्त, बेच रहा हूँ। तो वो कैपिटल है, रिवेन्यू, वो रिवेन्यू है मेरे भाई। क्यों, पेपर खरीद रहा हूँ, एक जगह से खरीद रहा हूँ, स्टेशनरी की दुकान है, एक जगह से खरीद रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ आगे, सस्ते में खरीद के महंगा में बेच रहा हूँ। तो क्या है, रिवेन्यू, क्योंकि मेरा बिजनेस ही यही है, बेचना खेलना कह रहा हूँ, बेचना, पेपर को खरीद कर बेचना ही मेरा बिजनेस है। और बिजनेस है तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, पेपर खरीदना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि मेरा गुड्स हो गए। पेपर क्या होगा मेरे लिए, गुड्स हो गए, क्योंकि इनका ही मैं बिजनेस कर रहा हूँ। स्टेशनरी में A4 साइज पेपर मिलते हैं ना, और वो A4 साइज किसी कहीं से खरीद के लाके आपको बेच देते हैं, वो क्या उनके लिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस चीज के लिए, पेपर खरीदना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेंगे, वो आपको बेच दोगे आप 1 साल के अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल, मशीन खरीदी बेचने के लिए, फॉर सेल, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी खरीदी बेचने के पर्पज से, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल, इसका मतलब क्या है, मशीन खरीदता हूं बेचने के पर्पज से, तो मेरे लिए मशीन क्या हो गया, गुड्स। ऐसी चीज जो मैं खरीद रहा हूं बेचने के लिए वो गुड्स हो गए, और ऐसी कोई चीज जो मैं खरीद रहा हूं उससे अर्न करने के लिए वो होती है एसेट। गुड्स क्या होती है, जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, और जो मशीन खरीद कर बेचना मेरा बिजनेस हो गया, क्योंकि मशीन खरीदता हूं बेचने के लिए, तो क्या हो गया, अगर एक होता मशीन परचेज नॉट फॉर सेल तो ये होगी एसेट। अगर आप मशीन खरीद कर बेच रहे तो आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों, रिसिप्ट नहीं, अभी तो खरीदी है ना, बेचोगे तब होगा ना रिसिप्ट। मैंने आपसे मशीन खरीदी सस्ते में और महंगे में बेच दूंगा, जब मैं आपसे मशीन खरीदूंगा ये कौन सी एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू। और जब मैं बाहर बेच दूंगा इसको तो ये कौन सी रिसिप्ट होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है सर, यहाँ पर खर्चे की बात करिए, जब बेचेगा तभी रिसिप्ट होगा।
ग्रेजुटी पेंशन पेड टू एम्प्लॉय। देखो क्या होता है, ग्रेजुटी होता है जब आप किसी बिजनेस के अंदर 5 साल, जिसे आप किसी कंपनी के अंदर 5 साल अगर जॉब कर लेते हो कंटिन्यूसली, तो कंपनी आपको कुछ अपने आपको गिफ्ट देती है, गिफ्ट देती है एज अ गिफ्ट। कहती है आपने हमारे को 5 साल दिए तो हम आपको देंगे एज अ गिफ्ट, और आपको बहुत अच्छा अमाउंट देती है, 10-15 लाख रुपए। अगर 5 साल काम करें किसी कंपनी के अंदर 10-15 लाख मिल जाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जब आप लॉ पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे ग्रेजुटी एक्ट। ग्रेजुटी एक्ट में आप सीखोगे कि ग्रेजुटी एक्चुअली मतलब क्या होता है। अभी समझो ग्रेजुटी का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर 5 साल कंटिन्यूसली काम कर लेते हैं तो कंपनी हमें गिफ्ट देती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसिप्ट। ये कह रहा है डेफर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा आपने पे करा, सॉरी यहाँ पे लिखा है ग्रेजुटी पेंशन। पेंशन पता है ना आपको, नॉर्मल पेंशन है ना। जब उम्र हो जाती है, जब 60 साल उम्र हो जाता है तो अब क्या होती है, गवर्नमेंट हमें क्या देती है, पेंशन प्रोवाइड करती है। जैसे कंपनी भी क्या देती है, पेंशन स्कीम लाती है, तो पेंशन देती है, हर साल कुछ महीने पैसे देती रहती है। ग्रेजुटी मिले या पेंशन पे कराए, पे रिसीव नहीं, पे तो अपने एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ग्रेजुटी जब देते हैं उसको कैपिटल माना जाता है, क्योंकि एक बार दिया जाता है उसका बेनिफिट हम यूज नहीं कर सकते। सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों, रिवेन्यू, डेफर्ड रिवेन्यू नहीं, रिवेन्यू। क्योंकि ग्रेजुटी दिया मैंने आपको, आप एम्प्लॉय हो, मान लो आप रिटायरमेंट हो रहा है तो मैंने आपको पेंशन दे रहा हूँ, ग्रेजुटी दे रहा हूँ, अब आपका बेनिफिट मैं यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा सर। आपका रिटायरमेंट हो रहा है, ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसलिए का डेफर्ड रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो रिवेन्यू है, इसलिए इसको बोलेंगे फॉल्स। क्या बोलेंगे, फॉल्स। अब बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर, इस साल मुझे बैड डेट रिकवर हुआ, तो बैड डेट रिकवर रोज होता है या कभी कभी होगा, सर कभी कभी होगा। रेगुलर नेचर का थोड़ा है, रिवेन्यू रिसीप्ट थोड़ी ना है, रिवेन्यू रिसीप्ट मतलब रेगुलर नेचर का, कभी कभी होता है। अब बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर रिकवर। अब बैड डेट रिकवर नहीं सर, गलत है, फॉल्स आ गया है, कौन सा करा भाई। अगर आपने बैकअप रिकवर करा है तो ये नॉर्मल खर्चा नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर करो या कभी भी करो, बैकअप रिकवर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट, फॉल्स आना चाहिए। फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदते टाइम जो भी खर्चा करा जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये करा रिवेन्यू होगा, मैंने कहा गलत, फॉल्स, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी, आंसर ठीक कर लेना, या फिर ऐसे लिख लो, इसमें ऐसे लिख लो, यहाँ पर फॉल्स लेके ट्रू को यहाँ पे लिख दो, बैकअप रिकवर ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट लगा दो, इज नॉट रिवेन्यू रिसीप्ट, मैंने कहा ठीक है रिवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, ऐसा कर लो, या रिवेन्यू रिसीप्ट है करके फॉल्स कर दो उसको, दो आपको सही लगे। कह रहा है रीपेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग डन एवरी 3 ईयर, हर 3 साल बाद रीपेंटिंग करते हैं, 3 साल बाद, मतलब आज अगर रीपेंट कराऊंगा बिल्डिंग को तो 3 साल बाद करूंगा, तो आज का पेंट कितने साल तक कंज्यूम कर रहा हूँ, मोर देन 1 ईयर, तो कैपिटल होना चाहिए, रिवेन्यू होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कैपिटल। पेंटिंग कराने पे जो खर्चा किया जाता है, अब अगली पेंटिंग कब कराऊंगा, अगले 3 साल बाद, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मोर देन 1 उसका कंज्यूम कर रहे हो बेनिफिट, फॉल्स। इसने बोला रिवेन्यू है, हमने कहा नहीं कैपिटल। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, तो यह कैपिटल प्रॉफिट याद है, मैंने मार्केट में 40,000 के शेयर 50 में ये एग्जांपल दिया था, 40,000 के शेयर 50 में बेच दिए तो 10,000 मुझे मिला, वो क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि जो 40,000 मिलते हैं शेयर को बेचना कैपिटल रिसीव्ड होता है, उसको होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट हमारा रहता है, ट्रू। मोटर ट्रक कॉस्टिंग 15,000 रुपए की, स्टैंडिंग इन बुक में लिखिए 7,250 रुपए की, ये कैसे होता है सर, डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखेंगे। 15,000 की वैल्यू 7,250 की कैसे दिखती है, ठीक है, उसको 1,200 रुपए मिलती है, इतने मिलते हैं, तो ये लॉस हो गया, इसको लॉस को बोलेंगे रिवेन्यू लॉस, सॉरी कैपिटल लॉस, क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल, क्योंकि एसेट बेचे, एसेट रोज रोज नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं, तो कितनी होगी सर, कैपिटल लॉस हो गया। कैसे निकालो कैपिटल लॉस, आप कहोगे सर 7,250 की मशीन थी बुक में, और उसको वैल्यू तो उसकी खरीदा तब तक 15,000 की, तब तक डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, आज इसकी वैल्यू 7,250 रुपए की है, जब भी खरीदा होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, कम होगी वैल्यू, वैल्यू कम होगी नहीं होगी, आज की बुक में वैल्यू 7,250, इसको 1,200 रुपए का बेच दिया, और जो भी आया आपके पास 5,050 6,000, ये हो गया कैपिटल लॉस, और कैपिटल लॉस इज 4,750 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,200, मैं सारा का सारा कैपिटल लॉस है दोस्तों, सारा का सारा क्या है, कैपिटल लॉस, ठीक है मेरे भाई। कैपिटल लॉस 4,750 बनना आया, 7,250 की मशीन है 1,200 की बेच दी, तो लॉस कितना हुआ, इतना हुआ, तो ये लॉस कैपिटल लॉस हुआ ना, ये कह रहा है 4,750 कैपिटल लॉस, कहां से आया 4,000, और 1,200 में जो बेचा वो आपके पास क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि वो कैपिटल रिसिप्ट है, 12,000 जो बेचा उसको जो पैसा आया 1,200 रुपए जो आया वो कैपिटल रिसिप्ट हुई, और उसमें होने वाला लॉस कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस भी गलत दे रखा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है रिसिप्ट की जगह, तो मैं अगर सही आंसर बताऊं तो मैंने कहा देखो 1,200 0 1 6,050 लिखना था, 6,050 इज अ कैपिटल लॉस और 1,200 इज अ कैपिटल रिसिप्ट, पैसा आया है, खर्चा थोड़ी ना वो आया है, 1,200 रुपए तो पैसा आया है ना, सही हो गए। और एक मोटर कार थी 20,000 की परचेस करी, बुक में इसकी वैल्यू 12,000 दे दी और 12,000 से 17,000 बेच दी, तो क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। 12,000 की मोटर व्हीकल
मोटर कार मैंने 17 में बेच दी तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट मैं बोलूंगा कैपिटल, क्योंकि एसेट को बेचने का होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है। नोट्स मिलाकर आप देखिए ट्रू है। लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचेंगे। सेल ऑफ गुड्स कहां पर आएगा मेरे दोस्त? सेल ऑफ गुड्स आपके पास आएगा, गुड्स को बेचना क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। ये सेल ऑफ गुड्स इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, गुड्स बेचना रेवेन्यू रिसीप्ट। बैंक चार्जेस, प्रीवियस में बता दो क्या है? कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बात ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट आर सो एज, कैपिटल रिसीप्ट होती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये बात ध्यान रखना, आगे जाकर जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाऊंगा ना, नॉन अकाउंट वाले स्टूडेंट्स, तो आप आगे जाकर आपको पूरा समझ में आएगा, ये बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। कैपिटल रिसीप्ट जो होती है हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पर रिवेन्यू एक्सपेंस कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है डेबिट साइड पर। रिवेन्यू एक्सपेंस खर्चे कहां होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर शो होते हैं, प्रॉफिट लॉस में शो होते हैं। मैंने भी बताया प्रॉफिट रिवेन्यू एक्सपेंस या रिवेन्यू रिसीप्ट कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीप्ट कहां होगा? रिवेन्यू। मैंने बता देता हूं ऊपर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में शो होगा, रिवेन्यू रिसीप्ट पीएनएल अकाउंट में शो होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में शो होगा, कैपिटल रिसीप्ट लायबिलिटी साइड में शो होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। खत्म हो गया। बैंक चार्जेस एक बचा, बैंक चार्जेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। बैंक चार्जेस मतलब आपने बैंक से कुछ मान लो एटीएम इशू करा, ठीक है, आपने बैंक से क्या करा? एक एटीएम लगाया तो बैंक ने 250 रुपए काट दिए उसके। क्या अब एटीएम का बेनिफिट यूज कर लोगे? वो 250 रुपए एक साल के होते हैं। आपने बैंक से एटीएम इशू करवाया और बैंक ने आपने कहा 250 रुपए, 250 रुपए काटा। अब 250 रुपए आपने जो बैंक ने लिए आपसे, बैंक चार्जेस बोलते हैं इसको, 250 रुपए बैंक काट लेगा पैसा तो बैंक चार्जेस हो गया। एटीएम इनको दे दिया बैंक ने आपको, अब एटीएम का बैठे आगे एक साल तक आप यूज करोगे, बेनिफिट आओगे। अगले साल में अगर एटीएम आप चला रहे हो तो अगले साल फिर 250 रुपए काटेगा, मतलब सालाना 250 रुपए कटते हैं एटीएम इशू करना। मतलब आपके पास अगर आपके पास एटीएम है तो बैंक वाला आपसे 250 रुपए लेता है भैया उसके, और एक साल के लेते हैं, तो एक साल तक आप एटीएम यूज करो 250 रुपए दो, फिर अगले साल यूज करो फिर अगले 250 रुपए, तो रेगुलर नहीं चल सकता। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है? रिवेन्यू, एक साल का बेनिफिट यूज करते हैं। 250 रुपए में 250 रुपए जो पे करा बैंक चार्जेस उस एटीएम के, वो एक एटीएम का बेनिफिट एक साल के लिए है, उसके बाद दोबारा 250 रुपए करने पड़ेंगे। क्या रेंट पेड इन एडवांस, ऐसा कोई खर्चा जो एडवांस पे करना था पर एडवांस पे कर दिया, ऐसा कोई खर्चा जो पे नहीं करना था फिर भी एडवांस में पे कर दिया, क्या होगा? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं होगा दोस्त, ये उसमें होना, इसका आंसर होना चाहिए ऐसा कोई खर्चा जो एडवांस पे कर दिया, पे करना था फिर भी कर दिया, इसमें आना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आना चाहिए? प्रीपेड रेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रीपेड रेंट, सिखाया है। कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट, जब पेट्रोल एक्सपेंडिचर, पेट्रोल क्या होता है? बाइक खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाइक में पेट्रोल लगाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्पेशल डोनेशन, ये होगा भाई स्पेशल डोनेशन, कैपिटल रिसीप्ट होती है, याद रखना एनपीओ चैप्टर में सीखेंगे, स्पेशल डोनेशन इज अ कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। और रेंट रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कमा रहा हूं दोस्तों, अगर इंटरेस्ट कमाऊंगा तो रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा, इंटरेस्ट में कमाया, मैंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक हर महीने मुझे इंटरेस्ट देता है, बैंक हर महीने मुझे इंटरेस्ट देगा। आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दोगे ना तो बैंक आपको हर महीने कुछ पैसा इंटरेस्ट सबमिट कराएगा। उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट जो बचा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कॉपीराइट मतलब क्या हो गया? कॉपीराइट हो गया, मान लो आपने किसी का राइट्स को यूज करा, ठीक है, आपने किसी के राइट्स को यूज करा, मान लो आपने एक बुक बनाई, तो आपने बुक, मैंने कहा आपने जो बुक बनाई उसका अधिकार मैं भी लेना चाहता हूँ। याद है आपने 11th क्लास में 2 बुक पढ़ी थी अकाउंट्स की, जो भी आपने बुक पढ़ी थी वो किसकी बुक होगी? आप उसका यूज कर रहे हो तो आपका अधिकार लेना, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो ये पेमेंट क्या होगा? वन टाइम पेमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट की जो कॉस्ट होगी वो कॉपीराइट लेने की भी हो सकती है और कॉपीराइट आपको सेल आउट करने की भी हो सकती है। कॉपीराइट, मान लो आपने कोई बुक लिखी, आप राइटर हो, आपने कोई बुक लिखी, तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट कहोगे भाई मुझे इस बुक का कॉपीराइट चाहिए कि मैं मेरी बुक कोई और जाके यूज ना कर ले। गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी बुक को कॉपीराइट दे देगी, आपको उसमें ट्रेडमार्क इशू कर देगी, कॉपीराइट दे देगी। अब आपके पास उस बुक का अधिकार हो जाएगा, इस बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता आप। अगर इस बुक को किसी ने कॉपी करा तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा और उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी फिर इसके अंदर। तो कॉपीराइट की कॉस्ट लगती है, गवर्नमेंट आपको कॉपीराइट देता है, आपकी बुक का आपको अधिकार दे देता है। आपने कोई बुक बनाई उसको आपको अधिकार दे देगा, आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी, वो फीस वन टाइम फीस होती है, एक बार देनी पड़ती है, उसका बेनिफिट लाखों साल तक यूज कर सकते हो आप। हाँ, रिवेन्यू कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। हाँ, 15 साल 20 साल बाद फिर रिन्यू कराना पड़ता है, फिर 15-20 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म होता है, एक बार खर्च करा लॉन्ग टर्म, तो दैट इज क्वेश्चन मैंने बोला, इसको मैंने नाम दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा कौन सा होता है? क्या दोस्तों, अब मुझे आपको सिखाना है ना जो वो डबल एंट्री सिस्टम सिखाना है। क्या सिखाना है? डबल एंट्री सिस्टम। पहला दूसरा बुक ऑफ प्राइम एंट्री, तीसरा चैप्टर सब्सिडरी बुक, चौथा चैप्टर कैश बुक, 5 चैप्टर जनरल प्रॉपर, 6वां लेजर और 7वां ट्रायल। 7 चैप्टर है इसके अंदर
और कुछ चैप्टर देखो मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, फिर बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर बता दूंगा, ठीक है। मुझे आपको अगली क्लास में सिखाना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सिखाना है बस। और यहां से स्टार्ट होता है असली अकाउंट, यहां से सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक हो गया, फिर मुझे सिखाना, अगला चैप्टर मेरा इसी पे भेज गया। और अब अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा ना, अब नहीं आएगा अकाउंटिंग, नॉन अकाउंट वाली की बात कर रहा हूं मैं, नॉन अकाउंट स्टूडेंट से यहां से अब जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से है। अगर ये आपका क्लियर तो आगे जाकर हर चीज क्लियर। अब यहां से शुरू होगा डेबिट क्रेडिट का सिस्टम, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पर्सनल ईयर एक करा जा, फिर मैंने आपको सिखाना है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगा, मेरा जो चैप्टर है वो मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। याद है मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको करा दिया है दोस्त, अकाउंटिंग क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूं, ये मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया। अकाउंटिंग क्वेश्चन कराया, इसके अंदर और कोई नहीं कराया। उसके बाद पहले तो मैं डेबिट क्रेडिट का सिस्टम बताऊंगा, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट या अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डेबिट क्रेडिट। फिर मैं आपको कराना है जनरल, और यहां से जब तक आपको रूल समझ नहीं आएगा तब तक आपको जनरल एंट्री समझ नहीं आएगी। और अगर आपने जनरल एंट्री समझ ली मतलब आप भगवान बन गए अकाउंट में, ये बात समझ लेना। जनरल एंट्री फाइनल लेवल तक है, फाइनल लेवल तक। जनरल एंट्री के बिना कोई अकाउंट बन ही नहीं सकता, विदाउट जनरल एंट्री कोई अकाउंट मेंटेन कर ही नहीं सकते। जनरल एंट्री पहले होती है, अकाउंट्स बाद में बनते हैं, इसलिए ध्यान समझना। अब यहां से शुरू हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है मेरे दोस्तों। आज की आपको यहीं से अकाउंटिंग इंश्योरेंस चैप्टर का मैं करा चुका हूं, ये नहीं कराऊंगा दोबारा। हाँ, अब मैं आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ो, एंड मैं आपको सारा दिखा दूंगा, सब करा दिया मैंने। जिस तरीके से मैंने चैप्टर बनाया था याद है, उस तरीके से पढ़ना, एंड में आपको पूरी बुक दिखा दूंगा, सब कराया होगा ये बातें, ठीक है दोस्तों। चलो आज के आपको ये सवाल करते हैं, और यहाँ पर हमने इस चैप्टर को आज अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है, विद एमसीक्यू कर लिया है, बाद में नहीं कराऊंगा। हाँ, इनको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक बार खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार आपको देखना, ठीक है, अपने ऑटोमेटिकली होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।